हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फ़िज़िक्स का पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये सेकंड चैप्टर का 10th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्विज़ दिया था, क्विज़ 2.9, तो उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स are first connected in series across a battery and then connected in parallel across the same battery। मतलब हमने इसने क्या बोल रहा है ये कि n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर, मतलब आइडेंटिकल कैपेसिटर ले लिए n नंबर में और उनको पहले सीरीज में जोड़ दिया एक बैटरी के साथ। मतलब मान लेते हैं कि ऐसे हमने n नंबर ऑफ कैपेसिटर ले लिए, n की वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसे मान लेते हैं, कुछ कैपेसिटर ले लिए और ऐसे ऐसे हमने जोड़ दिया इसको, ठीक है। अब हमने इन सबको सीरीज में जोड़ा है, तो सीरीज का मतलब ऐसे ही तो होता है कि एक के साथ एक के पीछे एक जोड़ दिया हमने। और कितने कैपेसिटर हैं? n नंबर कैपेसिटर है, ठीक है। ऐसे जोड़ दिया, ये देखो सीरीज हो गया। अब बोल रहा है कि उसके बाद हमने इनको पैरेलल में जोड़ा, तो पैरेलल में भी जोड़ देते हैं। चलो, तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं इन कैपेसिटर्स को? एक कैपेसिटर लिया, फिर उसके साथ एक कैपेसिटर और ले लिया, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ा, फिर तीसरा ले लिया, फिर पैरेलल में जोड़ा। ऐसे करते करते हमने n नंबर जितने भी ये कैपेसिटर्स हैं इनको पैरेलल में जोड़ दिए, ठीक है। और इनको एक फिर बैटरी से जोड़ दिया ऐसे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है उसने कि पहले सीरीज में जोड़ा बैटरी के साथ ऐसे, और देन कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम बैटरी। मतलब जो बैटरी का जो पोटेंशियल है, जो बैटरी सेम है, चाहे वो सीरीज में जोड़े और जब हमने जब पैरेलल में जोड़ा कैपेसिटर्स को तब भी बैटरी वही है, सेम V, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है, अब क्या पूछ रहा है देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज एंड पैरेलल इज 1:64। मतलब जो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी स्टोर्ड है होगी और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उनका रेशियो 1:64 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। एनर्जी का रेशियो दे रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो इनको C ले लेते हैं, C, ठीक है। ये सब C ले लेते हैं। ऐसे यहाँ पे भी C हो जाएगा, ये भी C हो जाएगा, ये भी C, ये भी C, सब C हो जाएंगे, ठीक है। तो जब हम इसका पहले इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, तो इक्विवेलेंट सर्किट में एक कैपेसिटर आएगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे C इक्विवेलेंट। तो उसको बोल देते हैं CS, सीरीज वाला मतलब सीरीज में जब कैपेसिटर लगाए हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट है उसको मान लेते हैं CS, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे ही निकालते हैं ना कि अगर हम ये जो हमारे पास जितने भी कैपेसिटर्स हैं इसको हमको एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दें, तो वो सिंगल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। तो हमने इसको एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा ये इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बन गया, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे CS, निकाल लेंगे CS क्या हो जाएगा। अच्छा, CS के होता क्या है, ये सीरीज में जब कैपेसिटर लगे होते हैं तो फिर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस, यही फॉर्मूला होता है ना सीरीज का, 1/C प्लस 1/C करते जाओ, ऐसे करते जाओ 1/C। ये कितनी बार किया हमने, n बार, क्योंकि n कैपेसिटर्स हैं ये, तो ये हमने 1/C प्लस 1/C n टाइम्स करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1/CS इक्वल टू n/C, ठीक है। और CS की वैल्यू आ गई C/n, ठीक। तो C/n आ गई सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो हमारे पास अब हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर क्या होती है, WS ले लेते हैं। WS क्या हो जाएगा, हाफ CV², ये V है ना, हाफ CV², CV²/2, तो CS/V²/2, ठीक है। अब CS की वैल्यू डाल देते हैं, तो WS क्या हो जाएगा,
सी अपॉन सी वी स्क्वायर अपॉन 2n। यहाँ पे हम सी एस की वैल्यू सी बाय एन डाल देंगे तो ये आ जाएगा ना। तो ये एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगा हमारा जब हम कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये पैरेलल वाला देख लेते हैं। इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा कि एक सिंगल कैपेसिटर है, ठीक है, और उसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है। मतलब इन सब सारे कैपेसिटर्स को हमने एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बैटरी तो सेम है वी, और ये सीपी ले लेते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू सीपी ले लेते हैं। अभी सीपी कैसे निकालेंगे, ये सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में, तो जब पैरेलल में होते हैं तो सीपी का क्या फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, ये हम सारे कैपेसिटर्स को सीधा ऐड कर देते हैं, सी प्लस सी, ऐसे करते जाओ ऐड सी। तो कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, n टाइम्स। तो सीपी की वैल्यू हो जाएगी n टाइम्स सी। ठीक है, सीपी आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें देख लेते हैं कि एनर्जी स्टोर कितनी होगी। फॉर्मूला तो सेम लगेगा, सी वी स्क्वायर बाय 2। तो कर लेते हैं इसको डब्ल्यू पी बोल देते हैं उसको, वर्क जो भी एनर्जी स्टोर्ड होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसको डब्ल्यू पी बोल देते हैं, और इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, सी वी स्क्वायर बाय 2। तो सी पी वी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अब सी पी की वैल्यू कितनी है, सी पी तो हमें पता है एन सी है, एन टाइम सी, तो एन सी वी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब बोल रहा है कि डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू पी की वैल्यू है हमारे पास 1/64। ये उसने दे रखा है, देखो यहाँ पे बोल रखा है ना कि जो रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज और पैरेलल है वो 1/64 है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, ये कितना है, सी वी स्क्वायर बाय 2n, तो यहाँ पे रख देते हैं सी वी स्क्वायर बाय 2n, सी वी स्क्वायर अपॉन 2n अपॉन सी पी, डब्ल्यू पी कितना है, ये रहा एन सी वी स्क्वायर बाय 2। तो एन सी वी स्क्वायर बाय 2, अब ये 2 और 2 कट गया। ठीक है, सी वी स्क्वायर भी कट गया, और ये हमें दे रखी है 1/64। ठीक है, अब देखो ये n और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, 1/n स्क्वायर हो जाएगा, 1/n स्क्वायर इक्वल टू 1/64। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब इसका रूट ले लो तो n की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो n आ गया 8, मतलब जो उसने पूछा था n बताओ तो n बता दिया हमने। इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि कितने कैपेसिटर हमने यूज़ किए होंगे, 8 कैपेसिटर यूज़ किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम वो क्वेश्चंस नहीं करेंगे जिसमें डेफिनेशन या डेरिवेशन पूछी जाती है। हम करेंगे उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, पिछले सालों में जितने भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो डेरिवेशन और डेफिनेशंस के अलावा हैं। ठीक है, क्योंकि हम डेरिवेशन डेफिनेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो वो आपको जो हमने थ्योरी पार्ट किया है वहीं से करना है। ठीक, तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये 2011 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे O पॉइंट पे एक Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक, इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इफ कैपिटल Q इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ये कहना चाह रहा है कि VA माइनस VB जो पोटेंशियल VA माइनस पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB, वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि जीरो होगा, अगर कैपिटल Q पहला पार्ट है पॉजिटिव हो, दूसरा पार्ट है नेगेटिव। तो पहला पार्ट देख लेते हैं। पहला पार्ट में बोल रहा है कि Q इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर Q पॉजिटिव है तो देख लेते हैं कि हमारा VA माइनस VB क्या आएगा। तो ठीक है, अब देखो Q यहाँ पे रखा हुआ है, तो Q की वजह से A पे पोटेंशियल कितना होगा, A पे पोटेंशियल कितना होगा, वो पॉइंट चार्ज है ना, तो पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाय, अब यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं, ये वाला इसको ले लेते हैं, ये डिस्टेंस ले लेते हैं R1 RA। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस ये ले लेते हैं RB।
ठीक, तो के क्यू बाय आर ए ये हो जाएगा ना। और बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ए की तो चार्ज है क्यू की वजह से, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा बताओ, के क्यू अपॉन आर बी। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, इसको माइनस कर लेते हैं, के क्यू बाय आर ए माइनस के क्यू अपॉन आर बी। अब के क्यू कॉमन ले लेते हैं इसमें से, के क्यू कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये अब देखते हैं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा कि जीरो क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या है, आर ए जो है वो छोटा है ना आर बी से, आर ए इज लेस देन आर बी। ठीक, तो अगर ये आर ए छोटा है आर बी से तो 1 अपॉन आर ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर ए तो बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे बोल सकते हैं 1 अपॉन आर ए विल बी मोर देन 1 अपॉन आर बी। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं ना। आप खुद ही लेके देख लीजिए, आप आर ए की वैल्यू 2 ले लीजिए, आर बी की वैल्यू 4 ले लीजिए, अब देखिए कौन सा बड़ा है, 1 अपॉन 2 ही तो बड़ा होगा और 1 अपॉन 4 छोटा है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव हो गई, ब्रैकेट में जो हमने लिखा है वो पॉजिटिव हो गया। और क्यू हम पहले से ही पॉजिटिव, पहला पार्ट तो ये था कि क्यू पॉजिटिव है, तो क्यू पॉजिटिव है, ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, के तो पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, इसका मतलब वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव हो जाएगा, इज पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट भी सिंपल हो जाएगा, ऐसे फॉर्मूला तो यही लगना है। ठीक है, वी ए माइनस वी बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी अगेन यही फॉर्मूला यही लगना है, के क्यू 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। ठीक है, अब इसमें क्यू नेगेटिव है, क्यू इज नेगेटिव, क्यू इज नेगेटिव, तो क्यू, अब देखो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है वो तो अभी भी पॉजिटिव है ना, क्योंकि आर ए छोटा है आर बी से, तो 1 अपॉन आर ए 1 अपॉन आर बी से बड़ा हो जाएगा, और क्यू नेगेटिव है तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव ही हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये 2008 दिल्ली में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है कि अ 500 मिली कूलम चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। मतलब एक स्क्वायर है हमारे पास, एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, और उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, ये वाला 500 मिली कूलम, तो इसको Q1 मान लेते हैं। चलो Q1, ठीक है, Q1 मान लेते हैं, सेंटर है ये, और साइड दे रखी है, इसको ABCD नाम देते हैं। चलो ABCD। अब साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर, और ये भी 0.1 मीटर। अब बोल रहा है कि फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 मिली कूलम बिटवीन 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स ऑन द स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक चार्ज, ये Q1 की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। Q1 है हमारे पास 500 मिली कूलम, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो 500 इंटू 10 की पावर -3 कूलम है ये। इसको लिख लेंगे 0.5 कूलम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा चार्ज है 10 मिली कूलम, तो उसको भी लिख लेते हैं। Q2 इक्वल टू 10 मिली कूलम, मतलब 10 इंटू 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 0.01 कूलम। ठीक, ये हो गया। तो अब इस Q2 को क्या बोल रहा है, वो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स पे मूव कराता है। ठीक है, मतलब ये इन दोनों पॉइंट पे यहां से लेके यहां तक ले जाता है, मतलब जो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स है ना, वहां एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाता है ये। ठीक है, वहां पे मूव कराता है।
मतलब मान लेते हैं कि ए से लेके सी तक ले जा रहा है, तो Q2 जो है हमारा यहाँ से Q2 ए से लेके सी तक ले जाना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, ये बोल रहा है वो। तो देख लेते हैं कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसको पहले हम ज्वाइन कर देते हैं, यहां से ये ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया। हमें पता है कि जो डायगोनल होता है वो सेंटर उस डायगोनल को हाफ हाफ में डिवाइड करता है, तो इसको आर मान लेते हैं, तो ये भी आर हो गया। ठीक है, मतलब इसको ओ मान लेते हैं। चलो, तो ओ ए आर के बराबर है, तो ओ सी भी आर। ठीक है, आधा आधा बांटता है ना ये सेंटर इसको, तो ठीक है। अब लिख लेते हैं वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन क्या होगा, हम जिस चार्ज को मूव करते हैं वो आता है हमारा चार्ज यहाँ पे Q2 इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसे ही तो करते हैं। जिस चार्ज को मूव करते हैं वो वाला चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल कहाँ पर है, ए से लेके मान लो सी तक ले जा रहे हैं। ठीक है, तो सी पे ये हो जाएगा Q2 इंटू वी सी माइनस वी ए। फाइनल पॉइंट हो गया सी, इनिशियल पॉइंट हो गया ए, इसीलिए वी सी माइनस वी ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से लिखना है, जिसको मूव कराते हैं उसको छोड़ के बाकी सब की वजह से। तो बाकी सब है कौन, Q1 बचा हुआ है, तो Q1 की वजह से ही पोटेंशियल लिखना पड़ेगा ए और सी पे। ठीक है, तो देख लेते हैं ये ए पे कितना पोटेंशियल है। ए पे कितना पोटेंशियल होगा ड्यू टू Q1, क्योंकि Q2 की वजह से नहीं लेना, क्योंकि जिस चार्ज को हम मूव कराते हैं उसकी वजह से पोटेंशियल ये वाले नहीं लेते। ठीक है ना, बाकी इसके अलावा जो भी चार्ज होंगे उसकी वजह से पोटेंशियल लेना पड़ेगा। तो उसके अलावा तो बाकी चार्ज एक ही है Q1, तो Q1 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लेना पड़ेगा। तो कितना होगा यहाँ पे पोटेंशियल Q1 की वजह से, K Q1 अपॉन R। ठीक है, और सी पे पोटेंशियल वो भी उसी की वजह से लेना, Q1 की वजह से, तो कितना हो जाएगा K Q1 अपॉन R। तो V और VC और V तो बराबर ही आ गए, क्योंकि हमको पता है ये जो R है मतलब ये तो बराबर है ना डिस्टेंस O से C तक, और O से A तक बराबर डिस्टेंस है, और Q1 ये सब बराबर ही आ गए। VA इक्वल टू VC आ गया, तो VA इक्वल टू VC, तो VC माइनस V तो 0 हो गया, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा A से लेके C तक ले जाने में। ठीक है, या C से A तक भी बोल सकते हो आप, C से A ले जाओ या A से C ले जाओ, एक ही बात है, वर्क डन तो करना ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसा आप बोल सकते हो कि B से लेके D तक ले जाने में या D से लेके B तक ले जाने में भी कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी सेम कहानी है कि पोटेंशियल दोनों पे सेम है Q1 की वजह से। ठीक है, तो ये वर्क डन 0 हो गया और हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये 2002 दिल्ली में और 2012 फॉरेन में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ 500 मिलीकूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी है, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं A और मान लेते हैं B है ये। ठीक है, बोल रहा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को, ये Q चार्ज है कुछ, यहां से लेके मतलब A से लेके B तक ले जाने में, और ये दोनों पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हैं। ठीक है, बोल रहा है ना कि इस चार्ज को हम ले जा रहे हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया हमने ये वाला, ठीक है, इसको बोल देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लेते हैं कुछ सरफेस होगा ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके ऊपर 2 पॉइंट है, तो Q किसी भी चार्ज को Q को यहां से लेके वहां तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, फॉर्मूला वही है, जिस चार्ज को उठा के ले जाते हैं Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल कितना है VB, इनिशियल कितना है VA। लेकिन हमको पता है कि ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस VA इक्वल टू VB बराबर होंगे, पोटेंशियल एट A और B बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है, और हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब का पोटेंशियल बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो बराबर हो गया, तो W की वैल्यू सीधा 0 हो जाएगी। ये तो प्रॉपर्टी होती है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस की, कि जितने भी पॉइंट्स हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर सबका पोटेंशियल बराबर है। तो VA इक्वल टू VB
और फिर वर्क डन 0 हो गया। तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा इस चार्ज को उठा के ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑल इंडिया में पूछा गया है 2009 में। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज क्यू थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर along the equatorial axis of an इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, मतलब ये हुआ कि एक डाइपोल है हमारे पास, तो ये ले लेते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा तो बना लेते हैं ये। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक चार्ज को हमने मूव कराया, कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक चार्ज को मूव कराने के लिए जो कि क्यू है, 1 सेंटीमीटर मूव कराने के लिए अलोंग द इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, मतलब इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होती है? इक्वेटोरियल एक्सिस ये वाली होती है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये होती है, हम पढ़ चुके हैं ये इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल एक्सिस, ऐसी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है माइनस क्यू और प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन को। ठीक है, ऐसे। अब बोल रहा है कि इसके ऊपर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए हैं किसी क्यू चार्ज को जो कि 1 सेंटीमीटर पे मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 1 सेंटीमीटर है, तो 0.01 मीटर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, और ये मान लो ए और ये बी। ठीक है, तो ठीक है, अब ये देखते हैं कि फॉर्मूला लगा लेते हैं। वर्क डन क्या होता है? क्यू जिस चार्ज को ले जाते हैं इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वी फाइनल वी बी माइनस वी ए। ठीक है, अब देखते हैं कि पोटेंशियल कितना होता है। पोटेंशियल इक्वेटोरियल प्लेन पे कितना पोटेंशियल होता है? देखो हम डेरिवेशन कर चुके हैं कि हम पोटेंशियल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हम पढ़ चुके हैं ना, V इक्वल टू होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है ना। अब यहां पे इन पॉइंट्स के लिए ए और बी के लिए थीटा कितना था? थीटा है हो जाएगा 90 डिग्री, तो पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हम डेरिवेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आप जाके एक बार देख भी सकते हो। इक्वेटोरियल प्लेन पे थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर सारे पॉइंट्स पे। तो मतलब ए का पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा और बी का पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी भी 0 हो जाएगा, तो डब्ल्यू की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। ठीक है, ले जाने के लिए इस चार्ज को, चाहे वो डिस्टेंस 0.01 मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर हो चाहे 100 सेंटीमीटर हो, इस पूरे इक्वेटोरियल प्लेन पे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाओगे तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये 2007 और 2008 में पूछा गया है दिल्ली में। इसमें ये बोल रहा है कि मेंशन वन कंट्रास्टिंग फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल एट अ पॉइंट एज कंपेयर टू दैट ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि क्या डिफरेंस है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल और पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज के बीच में। ठीक है, ऐसा क्या डिफरेंस है तो देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। एक पॉइंट चार्ज है, सिंगल चार्ज है क्यू, उसकी वजह से एक डिस्टेंस आर पे, ये आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल V1 ले लेते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, ऐसे लिख लेते हैं चलो। पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज V1 कितना हो जाएगा? फॉर्मूला पता है हमको, के क्यू बाय आर, सिंपल। अब मान लो कि डाइपोल है, डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू।
ठीक है। अब इसकी वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये आर मान लेते हैं और ये थीटा मान लिया था हमने, ठीक है। तो किसी जनरल पॉइंट पे क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको V2 ले लेते हैं, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला। हाँ ठीक है। तो अब ये इनके बीच में डिफरेंस क्या हुआ, इनके बीच में देखो ऐसा डिफरेंस है, ये के तो कांस्टेंट ही है, पी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी, यहाँ पे भी क्यू की कुछ वैल्यू होगी, कॉस थीटा की भी कुछ वैल्यू होगी, 0 से 1 के बीच में ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो मेन डिफरेंस है कि आर, एक में आर आ रहा है नीचे और एक में आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है जो इसमें जो पोटेंशियल है V1 इज प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और इसमें जो V2 है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। यही एक मेन डिफरेंस है कि इसमें जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है, और जो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर है, ठीक है। तो यही एक डिफरेंस हुआ, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन देखते हैं। ये 2012 में पूछा गया है, दिल्ली और फॉरेन में। तो ये क्या बोल रहा है, बोलता है वाई इज द, ये पूछ रहा है वाई इज द पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो स्फेरिकल चार्ज्ड कंडक्टर इज कांस्टेंट एंड हैज द सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस। मतलब ये पूछ रहा है कि पोटेंशियल किसी स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर के ऊपर, मतलब और इनसाइड, चलो बना लेते पहले। ये बोल रहा है कि एक स्फेरिकल, ऐसा कुछ स्फेरिकल ये कंडक्टर है, ठीक है, हॉलो है, अंदर से खाली है, तो जो भी और चार्ज्ड है और स्फेयर है, तो इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वो कहाँ होगा, सरफेस पे ही तो होगा ना, यहाँ पे सरफेस से फैला होगा, ठीक है। ऐसे अंदर से तो खाली है, और वैसे भी अंदर अगर भरा भी होता तब भी चार्ज सरफेस पे ही होता, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जो भी चार्ज आप देखोगे कंडक्टर के ऊपर कुछ भी चार्ज दो वो सारा एक्सटर्नल सरफेस पे चला जाता है, चाहे वो अंदर से खाली हो चाहे अंदर से भरा हुआ हो, ठीक है, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, ठीक। तो अब वो बोल रहा है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई इज द पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर इज कांस्टेंट। मतलब अंदर पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल देखोगे तो वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, खाली है अंदर से, तो किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, और वो जो वैल्यू होगी एंड हैज द सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस। जो अंदर किसी भी पॉइंट पे आप पकड़ोगे, यहाँ पे मान लो कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने ये, ठीक है, इसको ले लो ए पॉइंट, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो उतना ही होगा जितना सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है पोटेंशियल, ठीक है। तो देख लेते हैं, चलो कर लेते हैं। ए से लेके एक सरफेस पे ले लेते हैं, बी पॉइंट बी ले लेते हैं, ए से लेके बी तक। अब हम क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हमने रिलेशन निकाला था ना, उसका यूज करते हैं, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है कि नहीं, इसका यूज कर लेते हैं। अब देखो यहां पे हम पढ़ चुके हैं, ये शेल है ना, ये एक शेल है जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, और हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ठीक है, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार वो डेरिवेशन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक शेल के अंदर जो यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज्ड शेल है, ये शेल ही हुआ ना, ये हॉलो बोल रहा ना, हॉलो स्फेरिकल चार्ज्ड कंडक्टर, मतलब ये शेल ही हुआ, अंदर से खाली हुआ, तो चार्ज कहाँ फैला होगा, यहाँ पे फैला होगा ना पूरा, ठीक है। तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ठीक है, ये हम प्रूफ कर चुके थे।
तो इसी का यूज कर लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गई तो डीवी क्या हो जाएगा, डीवी तो जीरो ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो डीवी पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन जीरो का इंटीग्रेशन तो जीरो ही, कुछ नहीं है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा इसको अभी ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन डीवी और इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ठीक है। तो ये तो जीरो हो गया सीधा, और इस पे लिमिट लगा लेंगे, इस पे लिमिट लगाने की, इस पे क्या लिमिट लगाएंगे हम, तो ये तो जीरो ही है वैल्यू, इस पे लिमिट लगाएंगे डीवी पे वी ए से वी बी, क्योंकि ए से बी जा रहे हैं ना हम, तो ए पे पोटेंशियल मान लेते हैं वी ए और बी पे मान लेते हैं वी बी, जो कि सरफेस के ऊपर है, तो और ये जीरो के बराबर है। तो इसका डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी, इस पे लिमिट लगेगी वी ए से वी बी, और ये जीरो के बराबर है, वी बी माइनस वी ए, ये हो जाएगा जीरो, तो वी बी इक्वल टू वी ए। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि पोटेंशियल जो बी पे होगा वही ए पे होगा, मतलब जो बी का है सरफेस पे वही ए पे होगा पोटेंशियल, ठीक है। और सरफेस पे हमें पता है वैल्यू क्या होती है, सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू होती है, इस पे मान लो कि कुछ चार्ज है क्यों, तो के क्यू बाय आर, अगर इसका रेडियस अब मान लेते हैं कि इसका रेडियस मान लेते हैं आर है अगर, तो के क्यू बाय आर हो जाएगा पोटेंशियल एट द सरफेस, और वही पोटेंशियल अंदर भी होगा सारे पॉइंट पे। अब इस ए पॉइंट को आप कहीं भी ले लो, स्फेयर के अंदर कहीं भी ले लो, उस पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पे है, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया है ऑल इंडिया 2011 में, इसमें बोल रहा है कि अ हॉलो मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। मतलब एक हमारे पास एक मान लो कि एक चार्ज स्फेयर है, ठीक है, हॉलो है, हॉलो अंदर से खाली और चार्ज है, तो सारा जो चार्ज होगा वो तो सरफेस पे ही होना है, चाहे वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, और अंदर खाली जगह है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो सरफेस पे पोटेंशियल है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे सरफेस पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ए, ठीक। तो वी ए की वैल्यू दी हुई है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट हो गया। अब बोल रहा व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर, तो यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर सी, तो सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा। अभी देखो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि जो पोटेंशियल सरफेस पे है वही पोटेंशियल अंदर वाले पॉइंट्स पे होगा, तो अंदर वाले पॉइंट्स पे तो सेंटर भी आता है, तो हम बोल सकते हैं कि वी ए, ऐसे बोल सकते हैं इसको, वैसे अगर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, देखो डी वी इक्वल टू, वही लॉजिक है, माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, ये हो गया माइनस ई डॉट डी आर। अब इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ये हो जाएगा वी सी से लेके वी ए तक इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके अंदर जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ पे जीरो है तो जीरो हो गया, इसके बाद वही हो गया डीवी का इंटीग्रेशन वी, और वी सी से लेके वी ए तक इंटीग्रेशन करेंगे, ए लिमिट डाल देंगे, ये जीरो हो जाएगा। अब लिमिट रखेंगे वी ए माइनस वी सी इक्वल टू जीरो, तो वी ए इक्वल टू वी सी, और वी सी है कितना, और वी ए कितना है, सरफेस पे पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट ही हो गया, सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो भी 10 वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो ऐसे हम कर लेंगे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन देखते हैं। ये 2009 फॉरेन में पूछा गया और 2012 में भी पूछा गया है। इसमें बोल रहा है कि अ टेस्ट चार्ज Q इज मूव्ड विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू सी, ए से लेके सी तक ले गए हैं एक चार्ज को, ठीक है, अलोंग द पाथ फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी इन इलेक्ट्रिक फील्ड E एज शोन इन द फिगर, ठीक है, ऐसे फिगर दी हुई है। क्या किया है, चार्ज को ले गए हैं, एक स्मॉल q का चार्ज है, उसको a से लेके c तक ले गए हैं, इस पाथ से, इस रास्ते से, a से लेके b, a से पहले b गए, फिर b से c गए, ठीक है।
तो हमको ये देखना है कि अच्छा इसमें बोल रहा है हाँ पहला पार्ट है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, तो मतलब पोटेंशियल निकालना है, हर पॉइंट का निकाल लेते हैं पोटेंशियल और उसका फिर डिफरेंस ले लेंगे। चलो फिर पहला पार्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे बताओ, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कैसे करें। अब देखो यहाँ पे ना एक हम पढ़ चुके हैं ये ऑलरेडी, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ वो स्लाइड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हम कर चुके हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ लगी हुई है, कांस्टेंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप जाते हो तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो v1 माइनस v2 इक्वल टू ई डी, अगर सीधे सीधे चलते हो। और अगर किसी एंगल पे चलते हो v1 से v2 तक, किसी एंगल पे गए आप, तो आप ये लगा सकते हो v1 माइनस v2 ई डी कॉस थीटा। तो ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं। ठीक है, डेरिवेशन नहीं है बस, मतलब एक ये चीज़ हम देख चुके हैं कि आप सीधा इसको फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप जाते हो तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो v1 माइनस v2 ई डी कॉस थीटा, सिंपल। ठीक है, तो इसी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ई डी कॉस थीटा। ठीक, चलो फिर तो यहां पे वो फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। पहले हम a से लेके b तक जाएंगे, ऐसे ऐसे बोल रहा है ना कि चार्ज को ले गए हैं a से लेके b तक। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो va माइनस वीबी सीधा लिख सकते हैं इक्वल टू, अब ये a से लेके b तक गए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसके बीच में एंगल कितना है, इसको लिखेंगे ई डी कॉस थीटा, ई डी कॉस थीटा। अच्छा ई तो चलो ई दे रखा है, डी कितना है, डी मतलब ए बी, ऐसे बोलेंगे हम ई इक्वल वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई इंटू डी की जगह क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा ना, ए बी। ठीक है, ए बी जो भी डिस्टेंस होगा निकाल लेंगे अभी। और थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0। ए से लेके बी तक जब आप जाओगे तो आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो ना जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर ये एंगल बिटवीन ये वाला डिस्टेंस और ये ए बी, एंगल बिटवीन ए बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो यहाँ पे तो cos 0 आ जाएगा। ठीक है, cos 0, तो ये सीधा आ गया ई इंटू ए बी हो जाएगा। अब हमें ए बी निकालना है। ए बी कैसे निकालें, अब ये देखो ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, ए बी सी कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो अब इसमें 5 ये दे रखा है, 5 ए सी, हाइपोटेन्यूज 5 दे रखा है और बी सी 3 दे रखा है, तो ए बी भी निकल जाएगा। तो ऐसे लगा लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इक्वल टू ए बी स्क्वायर तो निकालना है हमको। ठीक है, प्लस बी सी कितना है, 3 है, उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, और इसका रूट ले लेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी ना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे रख देंगे हम सीधा, तो वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी यह आ जाएगा 4 सेंटीमीटर मतलब 0.04 मीटर, तो 0.04 इंटू ई, ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, वी ए माइनस वी बी। अभी हमको वी ए माइनस वी सी निकालना है जो उसने पूछा है। ठीक है, ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वी ए और बी के बीच में है। तो अब हम क्या करेंगे, बी से लेके सी तक जाएंगे इस रास्ते से, ऐसे बी से सी। ठीक है, कितना आ जाएगा, अगर बी से सी जाएंगे तो सेम यही फॉर्मूला लगाना है, तो वी बी माइनस वी सी, सेम फॉर्मूला ई डी कॉस थीटा। ठीक है, ई डी कॉस थीटा लगा लेंगे। तो अब थीटा कितना है, अब देखो ये जो बी सी साइड है, बी सी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, बी सी जो साइड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो ये तो थीटा 90 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थीटा 90 हो गया। तो अब ये वी बी और कॉस, एक मिनट, वी बी माइनस वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी कॉस 90, और हमें पता है कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो 0 हो गई। इसका मतलब वी बी माइनस वी सी क्या हुआ, वी बी माइनस वी सी तो 0 हो गया, इसका मतलब वी बी इक्वल टू वी सी हो जाएगा। अब जो वी बी इक्वल टू वी सी है तो यहाँ पे हम रख देंगे बी की जगह वी सी रख देंगे, क्योंकि वी बी और वी सी बराबर है ना, तो इस वी बी की जगह वी सी रख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा वी ए माइनस वी सी, उतना ही आ जाएगा
0.04 E, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमने निकाल दिया पोटेंशियल डिफरेंस। पहला पार्ट तो हो गया, ठीक। अब दूसरा पार्ट बोल रहा है कि, दूसरा पार्ट क्या है, एट विच पॉइंट ऑफ द टू इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोर एंड वाई। हाँ तो देखो अब क्या है ना, VA माइनस VC ये आ रहा है और ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, जो VA है वो VC से ज्यादा है, ठीक है। VA VC से ज्यादा हो जाएगा और VB और VC बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि जो VA VB से ज्यादा है, क्योंकि VA VC से तो ज्यादा है, ठीक है। ये पॉजिटिव आ रहा है ना, तो VA VC से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब VA VB से भी ज्यादा है। तो VA जो है इस पॉइंट पे पोटेंशियल A पे, B पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उससे ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, ठीक है, पढ़ चुके हैं ना ऐसा। हाँ तो ये इसका रीजन यही लिख लेते हैं कि एट विच पॉइंट इज द पोटेंशियल इज मोर, तो पोटेंशियल VA इज मोर देन VC, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, बिकॉज पोटेंशियल decreases in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, यही रीजन है इसका, इसीलिए VA ज्यादा है VC से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो हमें बताना है क्यों नहीं बनाती हैं, रीजन देना है। तो मान लेते हैं कि अभी ये एक अगर क्लोज लूप बनाए तो ऐसा कुछ होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस एक ही बात है, ये स्टैटिक चार्जेस हैं। चार्जेस जब रुके हुए होते हैं तो उनकी वजह से जो फील्ड होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोल देते हैं, ठीक है। हमारे चैप्टर में अभी तक चार्ज रुके हुए हैं, कहीं चल नहीं रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि अगर ये क्लोज लूप बनाए तो ये ऐसे दिखेंगी, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज है, Q चार्ज, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको पता है वो टेंजेंशियल होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके टेंजेंशियल होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q चार्ज पे फोर्स लगाएगी, किधर लगाएगी, वो भी इधर ही लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में Q को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो पॉजिटिव चार्ज को Q पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स भी इसी तरफ लगेगा, ठीक है। अब इस तरफ फोर्स लगेगा तो देखते हैं कि कुछ वर्क डन होता है कि नहीं होता, ठीक है। वर्क डन होता है कि नहीं, तो मान लेते हैं कि थोड़ा सा ये चलता है, ये चलता है थोड़ा सा डिस्टेंस, जो बोल देंगे हम dr, ठीक है। अब dr ये मान लेते थोड़ा सा चला, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस dr चला, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन dw, थोड़ा सा वर्क डन हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा चला है, वो कितना हो जाएगा f डॉट dr, ठीक है, f डॉट dr। और f और dr के बीच में देखो एंगल कितना है, dr भी उसी डायरेक्शन में छोटा सा और f भी उसी डायरेक्शन में, तो एंगल तो जीरो हो गया, तो उसको लिख देंगे f dr cos 0, तो ये सिंपली f dr हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन dw इक्वल टू इंटीग्रेशन f dr, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन ये कुछ ना कुछ आएगा, जब वर्क डन तो हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन f dr ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ये जीरो नहीं आएगी, क्योंकि देखो ये f और dr का कुछ प्रोडक्ट बन रहा है और ये आगे चलता जाएगा, जैसे जैसे ये लूप के ऊपर चलता रहेगा वैसे वैसे f और dr का इंटीग्रेशन होता चला जाएगा, और जब ये पूरा घूम के आएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी निकल के आ जाएगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो वर्क डन आ रहा है ना वो जीरो के बराबर नहीं आ रहा, जीरो तो नहीं आ रहा, ठीक है।
क्योंकि फोर्स और डी आर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं और पूरे रास्ते वो एक ही डायरेक्शन में लगते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पे अगर चार्ज पहुंच जाता तो फोर्स लगता टेंजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट है तो फोर्स भी टेंजेंट लगेगा। और डी आर यहाँ पे छोटा सा डिस्टेंस जो होगा, ये छोटा सा डिस्टेंस डी आर, वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे भी एफ डी आर की कुछ वैल्यू होगी। तो ऐसे छोटी छोटी वैल्यू, छोटे छोटे वर्क डन होते जाएंगे और सब सारा कुछ ना कुछ, सारा ये पूरे लूप के ऊपर जो टोटल वर्क डन है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, तो जीरो नहीं आएगी। ठीक है, अब देखते हैं ये यहां से स्टार्ट हुआ था, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, घूम के कहाँ आया, घूम के वापस आया ना, घूम के वापस आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो हम अगर वर्क डन दूसरे फॉर्मूले से निकालें, जो कि हमें पता है जिस चार्ज को उठा के ले गए वो चार्ज इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इस वाले फॉर्मूले से निकालें, तो हमें पता है वी इनिशियल इक्वल टू वी फाइनल होगा, क्योंकि पॉइंट तो एक ही है, इनिशियल पॉइंट वही है भाई, घूम के आ गए, फाइनल पॉइंट भी वही है। तो इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल, तो वर्क डन तो जीरो आ गया। यहां से वर्क डन जीरो आ रहा है, ऊपर वाले फॉर्मूले से जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने माना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लूप बना रही है, वो हो नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल सकते हैं सिंस द वर्क डन मस्ट बी जीरो इन अ क्लोज्ड लूप, सिंस, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए एक लूप में जब हम एक ही पॉइंट पे घूम के वापस आएंगे ना, तो वर्क डन जीरो होना चाहिए, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है। सिंस वर्क डन इज जीरो, मस्ट बी जीरो, must be zero in a closed loop for a conservative field ठीक है, but some work is done if we assume electric field in closed loop। which is not possible, hence electric field lines can't exist in closed loop। तो ये हो गया। ठीक है, अगर क्लोज्ड लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करती तो कुछ ना कुछ वर्क डन हो जाता, वर्क डन नॉन जीरो आता। लेकिन कंजर्वेटिव फील्ड में इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे जब आप इनिशियल एक पॉइंट से स्टार्ट करो, दोबारा घूम के उसी पॉइंट पे आ जाओ, तो कोई वर्क डन हो नहीं सकता। तो लेकिन ये वर्क डन कैसे हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन था कि लाइन हमने क्लोज मान ली थी वो गलत था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये 2007-2008 कंपार्टमेंट दिल्ली में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस 4Q और Q, दो चार्जेस हैं 4Q और Q, आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर इन एयर। मतलब बना लेते हैं इसको,
एक चार्ज हमारे पास 4q, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे q, और इनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर का, ठीक है। अब बोल रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। अब इनको एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, ये यहाँ पे Q है, यहाँ पे 4Q है, ठीक है। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे, जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, ए पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये यहाँ से 4Q से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ए, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जीरो करनी है। वही तो पूछ रहा है वो कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये हो गया 1 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ से Q से। तो अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 4Q की वजह से किधर होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसे होगी ना, ठीक है, यहां होगी ऐसे, कुछ ऐसे, ये इसको बोल देते हैं E1, एक मिनट, इसको E1 बोल देते हैं, ठीक है। 4Q की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, क्योंकि पॉजिटिव है इधर, E1 मान लेते हैं उसको। और Q की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज इधर होगी, ठीक है, तभी तो कैंसिल कर पाएगा वो। E2 मान लेते हैं। तो E1 और E2 एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए, तो ऑपोजिट आ ही रहे, और दोनों एक दूसरे के बराबर भी होने चाहिए, तभी तो कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना हो जाएगा? E1 माइनस E2। तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो करनी, तो उसको जीरो कर दो, तो E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा, ठीक है, E2 हो गया। अब क्या करें? अब इनकी वैल्यू डाल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, E1 किसकी वजह से था? 4Q की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R² होता है ना। तो K 4Q अपॉन R कितना है? 4Q से लेके A का डिस्टेंस कितना है? X है ना, x² हो गया, इक्वल टू E2, इसकी वजह से, Q की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वही KQ/R² फॉर्मूला जाएगा, KQ अपॉन R कितना है? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अब K तो कट गया और Q भी कट गया, ठीक है, बचा क्या? 4 अपॉन x² इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक। अब इनका रूट ले लो, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2x इक्वल टू एक्स। 2x इधर चला जाएगा, 3x हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 2/3। 2/3 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, तो ये हमने निकाल दिया, ठीक है। और क्या पूछा उसने? ऑल्सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? यू हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, KQ1 Q2 अपॉन R, ठीक है ना। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? KQ1 Q2/R। तो लगा लेते हैं उसको, Q1 कितना है? 4Q, Q2 कितना है? Q अपॉन R कितना है? R है 1 मीटर, ठीक है। अब इनकी वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 4KQ²। तो U की वैल्यू आ जाएगी 4KQ², तो इसमें वैल्यू डाल देंगे, 4 इंटू K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q कितना है? Q दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻7, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1.44 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों चार्जेस की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
11th क्वेश्चन देखते हैं। ये 2008 दिल्ली में पूछा गया है। इसमें ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन टू डिसोशिएट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एज शोन। मतलब ये एक ट्राइंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि सबकी सारी साइड बराबर हैं 10 सेंटीमीटर, और ये चार्जेस रखे हुए हैं वर्टिसेस पे, क्यू की वैल्यू भी दे रखी है। तो अब बोल रहा है कि इनका आपको निकालना है वर्क डन टू डिसोशिएट। डिसोशिएट का मतलब होता है कि इनको अलग अलग कर दो, सबको, सारे चार्जेस को अलग अलग ले जाओ बहुत दूर दूर। जैसे हमने पढ़ा था वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस, मतलब इकट्ठा करने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, चार्जेस को इकट्ठा करने में कितना काम करना पड़ेगा, वो हमने क्या निकाला था कि इन्फिनिटी से उठा के लाओ एक एक करके, तो जितना काम करना पड़ेगा वही वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है वर्क डन टू डिसोशिएट द सिस्टम, मतलब इनको ले जाना है हमको बहुत दूर। अब बहुत दूर क्या होता है, इन्फिनिटी, तो इनको हमको वो इसका उसका उल्टा है। ये जो वर्क डन टू डिसोशिएट है ना, ये किस चीज का उल्टा है, वर्क डन टू असेंबल। जो असेंबल करने में काम करना पड़ेगा, जो हमने तरीका निकाला था कि इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो काम करना पड़ेगा वो हो गया वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस। उसी का उल्टा है ये कि अब हमको ये चार्जेस उठा के वापस इन्फिनिटी पे ले जाने हैं, तो कितना काम करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब हम एक एक करके क्या करते हैं, इनको इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। इन्फिनिटी मान लो कहीं यहाँ पे इन्फिनिटी है, और इसको ए बी ऐसे लिख देते हैं, ए बी सी पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्यू को उठा के ले जाते हैं इन्फिनिटी पे, ऐसे इन्फिनिटी तक ले जाते हैं क्यू। ठीक, तो कितना काम करना पड़ेगा, तो ठीक है अब तो देख लेते हैं। वर्क डन फॉर ए, वर्क डन ए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिसको उठा के ले गए वो चार्ज, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, तो वी फाइनल कितना है, फाइनल कौन सा पॉइंट है, कहां तक ले गए, इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी वी इन्फिनिटी माइनस वी ए। ठीक है, और वी इन्फिनिटी हमको पता ही है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, ये हमको पता है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस क्यू वी ए। ठीक है, अब वी ए निकालना है हमें, ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। किसकी वजह से निकालेंगे, इसको जिसको ले गए हैं उसको छोड़ के बाकी सबकी वजह से। ठीक है, जिस चार्ज को मूव करते हैं उसको छोड़ के बाकी सबकी वजह से। बाकी सब कौन है यहाँ पे, एक ये है बी वाला और सी वाला, तो इन दोनों की वजह से ए पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। तो वी ए क्या हो जाएगा, वी ए हो जाएगा, पहले हम इसकी वजह से लिखेंगे जो बी पे पड़ा हुआ है, -4q। कितना होगा यहाँ पे पोटेंशियल, के वो होता फॉर्मूला के क्यू बाय आर, और हम क्यू जो रखते हैं वो साइन के साथ रखते हैं। ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज है ना, यहाँ पे सारी चीजें साइन के साथ रखनी है। तो के क्यू बाय आर में क्या होता है, के 4q माइनस के क्यू माइनस के 4q बाय आर कितना है 0.1, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है ना, उसको 0.1 लिख लिया मैंने मीटर में। ठीक है, अब क्या हो करें, अच्छा ठीक है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल ये तो लिख लिया हमने बी की वजह से, और सी भी तो लगाएगा ए पे पोटेंशियल, तो कितना हो जाएगा प्लस के 2q अपॉन 0.1। ठीक है, तो इसको आप इस कॉमन ले लेते हैं, के क्यू बाय 0.1, 2k क्यू बाय 0.1 को कॉमन ले लेते हैं, 2k क्यू अपॉन 0.1, ये ब्रैकेट में आ जाएगा -2 + 1। ठीक है, और ये कितना आ गया, ये आ गया -2k क्यू अपॉन 0.1। ठीक है, ये आ गया, तो ए का पोटेंशियल आ गया, ऐसे डब्ल्यू ए निकल जाएगा। डब्ल्यू ए कितना आ गया, इसको उठा के यहां डाल देंगे, तो कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 2k² अपॉन 0.1। ठीक है, जब हम वी ए की वैल्यू ये वाली उठा के यहां डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब करते हैं दूसरे चार्ज को ले जाते हैं, तो दूसरे चार्ज को इसको उठा लेते हैं, इसको उठा के ले चलते हैं, ऐसे करके ले जाते हैं यहां पे, ये -4q। ठीक है, इसको उठा के ले गए, तो इस पे भी यही फॉर्मूला लगाना है, WB क्या हो जाएगा, किस चार्ज को उठा के ले गए, -4q को उठा के ले गए हैं, और ब्रैकेट में v फाइनल माइनस v इनिशियल, और फाइनल पोटेंशियल क्या है, वो तो इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी तक ले गए, माइनस इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा, इनिशियल जहां पे रखा हुआ बी पॉइंट पे पोटेंशियल कहां से ले गए, बी से ले गए ना,
तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, तो वी बी हो जाएगा। अब बी पॉइंट पे पोटेंशियल कौन लगाएगा? बी पॉइंट पे पोटेंशियल लगाने वाले इस जिस चार्ज को उठा के ले गए हैं उसको छोड़ के बाकी सब की वजह से। तो बाकी सब है कौन? एक स्मॉल क्यू है जो कि इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, और इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है तो वो यहाँ पे पोटेंशियल तो कुछ लगाएगा नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इन्फिनिटी पे है। ठीक है, जैसे कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर। अब ये स्मॉल क्यू तो इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, तो यहां से बी का कितना डिस्टेंस हो गया? इन्फिनिटी। तो आर जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो पोटेंशियल अपने आप ही जीरो हो जाएगा ना। तो इसका मतलब जो स्मॉल क्यू है वो उसकी वजह से यह बी पे पोटेंशियल कुछ नहीं होगा, जीरो ही होगा। तो बचा क्या? प्लस 2q। तो इसी की वजह से बी पे पोटेंशियल लिखना है। ठीक है, तो वी बी पे पोटेंशियल होगा सिर्फ और सिर्फ प्लस 2q की वजह से। तो कितना होगा? 2kq अपॉन 0.1। के क्यू बाय आर ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको रख देंगे इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा? ये डब्ल्यू बी आ जाएगा माइनस 4q। ये यहां पर रख देंगे ना वैल्यू इसकी, तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा 8kq² अपॉन 0.1। ठीक है, अब ठीक है, अब हम तीसरे चार्ज को मूव कराएंगे। ये हो गया 2q। तो 2q को मूव कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो ले लेते हैं WC। तो WC क्या हो जाएगा? 2q ब्रैकेट में v फाइनल माइनस v इनिशियल, वही v इंफिनिटी माइनस vc। ठीक है, अब c पॉइंट पे, इंफिनिटी पे तो जीरो ही है पोटेंशियल। ठीक है, और c पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? c पॉइंट पे जिस चार्ज को उठा के ले जा रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सब की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो बाकी सब को है ही कौन यहाँ पे? कोई तो है नहीं। दो ये स्मॉल क्यू और -4q तो ऑलरेडी इन्फिनिटी चले गए ना। तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो कोई पोटेंशियल नहीं लगाएगा, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल सी जीरो ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जीरो, दोनों ही जीरो है तो जीरो हो गया। ठीक, अब टोटल वर्क डन जो भी होगा वही होगा वर्क डन टू डिसोशिएट। तो वर्क डन टू डिसोशिएट क्या हो जाएगा? टू डिसोशिएट द सिस्टम। ये हो जाएगा इक्वल टू WA प्लस WB प्लस WC। ठीक है, और इन सबको ऐड कर देंगे। WC तो जीरो ही है, WA ये है 2kq² बाय 0.1, और ये WB 8kq² बाय 0.1। तो 2kq² बाय 0.1 प्लस 8kq² बाय 0.1, ये कितना आ गया? ये आ गया 10kq² अपॉन 0.1। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा इक्वल टू, इसमें वैल्यू डाल देंगे सीधा। 10 इंटू के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू के की वैल्यू, क्यू की वैल्यू दे रखी है देखो 1.6 इंटू 10 की पावर -10। 1.6 इंटू 10 की पावर -10 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। ठीक है, क्यू स्क्वायर है ना वो, अपॉन क्या हो जाएगा? ये 0.1। ठीक है, और ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी इक्वल टू 2.304 इंटू 10 की पावर -8 जूल। ठीक है, तो ये इतना वर्क डन करना पड़ेगा टू डिसोशिएट द सिस्टम। इन सबको इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए ये है वर्क डन जो हमको करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन देखते हैं। ये कंपार्टमेंट ऑल इंडिया में पूछा गया है 2013 में। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज अराउंड अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r एट द सेंटर
ऑफ विच अनदर पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड। मतलब एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, मान लेते हैं ये Q1, ठीक, और बोल रहा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक पॉइंट चार्ज को, एक और पॉइंट चार्ज है यहाँ पे Q2, उसको मूव कराने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो कि सर्कुलर आर्क पे घूम रहा है। अब ये सर्कुलर आर्क पे घूम रहा है जिसका रेडियस r है, तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस, ये r है, मान लेते हैं स्मॉल r, ठीक है, ये रेडियस है और इसी रेडियस पे वो घूम रहा है ऐसे, मान लेते हैं इतना घूम गया, यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है, ये भी r है, तो इस आर्क पे वो घूम रहा है, Q2 यहां से लेके यहां तक जाता है, तो फिर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो इसको ले लेते हैं हम पॉइंट A ले लेते हैं और इसको B ले लेते हैं, तो Q2 A से लेके B तक गया है इस सर्कुलर आर्क के ऊपर, ठीक है। तो अब सर्कुलर आर्क है तो दोनों का रेडियस बराबर होगा ना, दोनों पॉइंट का रेडियस, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे, वर्क डन क्या होता है, वही फॉर्मूला, Q2 इंटू जिस चार्ज को उठा के ले जाते हैं Q2 इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो VB माइनस VA, ठीक है। ऐसे ही बोल रहा है ना, जिस आर्क पे ले गए हैं उसके सेंटर पे एक दूसरा ही चार्ज पड़ा हुआ है Q1, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे B पे पोटेंशियल निकालते हैं, किसकी वजह से, जिसको ले गए उसको छोड़ के बाकी सब की वजह से, तो Q1 की वजह से पोटेंशियल देखना पड़ेगा B पे, तो B पे पोटेंशियल कितना होगा Q1 की वजह से, KQ1 अपॉन R, ये होगा ना, और A पे कितना पोटेंशियल होगा इनिशियल पॉइंट पे, वो भी Q1 की वजह से ही देखना है, KQ1 अपॉन वो भी R ही है, सब कुछ तो सेम है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, VB इक्वल टू VA, तो ये अब ये VB माइनस VA तो जीरो हो गया, तो वर्क डन तो जीरो हो जाएगा, तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही है, ठीक है, ऐसा सरफेस है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये हम पढ़ चुके हैं ना पॉइंट चार्ज के लिए कैसा होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एक स्फेरिकल जैसा होता है और उसी के ऊपर तो ये मूव कर रहा है ना, इसीलिए वर्क डन जीरो है, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर ही ये चल रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 13th क्वेश्चन देखते हैं, ये 2009 में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस Q इज केप्ट इन द विसिनिटी ऑफ एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। मतलब एक प्लेट है हमारे पास, ठीक है, उसके विसिनिटी में रखा गया, मतलब उसके आसपास ही रखा हुआ है एक पॉजिटिव चार्ज, ये मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज। अब अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है ये, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इस प्लेट पे कोई भी चार्ज नहीं है और इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और कंडक्टर है ये, कंडक्टिंग प्लेट लिखा है ना, तो मेटालिक प्लेट होगी। अब बोल रहा है स्केच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑन टू द सरफेस ऑफ द प्लेट, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है जो कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी। अब देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलेगी, अब वो जाएगी कैसे इसके ऊपर। अब देखो जैसे इसको हमने पॉइंट चार्ज को कंडक्टिंग प्लेट के पास रखा है, तो होगा क्या, विसिनिटी में रखा है ना, काफी पास रखा है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, मतलब बाहर नहीं निकलेंगे लेकिन यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, इंडक्शन पैदा हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं ना इंडक्शन, हाँ पढ़ चुके हैं कि जब अगर कोई अनचार्ज्ड मेटल के या किसी भी बॉडी के पास कोई चार्ज लाता है तो नेगेटिव पॉजिटिव उसी बॉडी के अंदर अलग अलग हो जाते हैं, उसको इंडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा जो कि पॉजिटिव के पास जाने की कोशिश कर रहा है, और ऑपोजिट वाली फेस पे अपने आप ही पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज ऑन द प्लेट तो जीरो ही रखना है, तो अगर यहाँ नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा तो दूसरी तरफ पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा।
अब देखो ये यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी तो जाएंगी कहां, पॉजिटिव से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड और खत्म कहां होती है, खत्म नेगेटिव पे होती है। तो ये ऐसे जाए, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर ही गिरेगी। हम पढ़ चुके हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल गिरती हैं, ठीक है, या निकलती हैं ऐसे, ठीक। ये ऐसे बना लो, ये परपेंडिकुलर, सब परपेंडिकुलर, ये ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया, ये ऐसे, ये परपेंडिकुलर है, सब परपेंडिकुलर हो जाएंगे। एक मिनट, ऐसे बना लो परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बनेंगी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये हमने देख ली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं और प्लेट के सरफेस के ऊपर खत्म हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि प्लेट के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया अपने आप इंडक्शन से। तो ऐसे ही हमको दिखाना था इसके अंदर कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। और ये एक बात ध्यान रखिए कि ये परपेंडिकुलर ही गिर रही हैं इस पे, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन देखते हैं। ये 2010 फॉरेन में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है कि एक मेटालिक स्फेयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, विच पाथ इज फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वाई। मतलब एक कंडक्टर है, एक मेटालिक स्फेयर है, मेटालिक स्फेयर दिया हुआ है और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी हैं। तो बताना है कि कौन सा पॉसिबल है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये बताना है, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कंडक्टर के अंदर तो जीरो होती है, तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तीनों पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कंडक्टर के अंदर कितनी होती है, जीरो होती है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे होंगी ही नहीं, अंदर जाएंगी ही नहीं, ये तो सब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो डी ही पॉसिबल है। और देखो डी परपेंडिकुलर भी गिर रही है, परपेंडिकुलर भी तो होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती हैं कंडक्टर के सरफेस के, अभी हमने पढ़ा है। तो फिर इन तीनों में से ये तो हो ही नहीं सकता, यही है एक पॉसिबिलिटी, तो यही सही हो जाएगा। तो इसमें हम बोलेंगे कि ए बी एंड सी आर इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएंगी बिकॉज ए बी एंड सी आर इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है, क्यों सही नहीं है ये, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी होती है, इज जीरो, ठीक है। लेकिन यहां पे दिखा रहा है, ये तो हो नहीं सकता ऐसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी पॉसिबल है, अंदर तो पॉसिबल नहीं है, तो जीरो ही होगी, इसीलिए ये गलत है। और डी इज करेक्ट, क्यों करेक्ट है, क्यों सही है डी, क्योंकि बिकॉज एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है नहीं डी के केस में, और जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, बाकी में तो परपेंडिकुलर भी नहीं है ना, ये तो वैसे ही गलत हो गए। डी इज करेक्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल मतलब वही परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ये रीजन है कि ए बी सी पॉसिबल नहीं है, डी पॉसिबल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर हो गया यहाँ पे ख़त्म, और क्विज 2.10 आपके लिए, आप इसे करिए और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।